नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेषी गुप्ता कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 8 अपचय उपचय अभिक्रियाएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का 7वां व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था। संतुलित करने की हमने 2 विधियाँ सीखी थी, अर्ध अभिक्रिया विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम के बारे में। आसान भाषा में कहूं तो आज हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग सीखेंगे। हम देखेंगे कि रिडॉक्स अभिक्रियाओं की क्या उपयोगिता है, कैसे हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं की रासायनिक ऊर्जा को बदल सकते हैं, किसमें, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और वो हम कैसे करेंगे, सेल बना करके। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में, कैसे हम सेल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेल की फंक्शनिंग क्या होती है, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगी, जैसे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में और अंत में हम जानेंगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, आप सबको ये चित्र दिख रहा है और आपको पता है कि ये क्या है, ये एक सेल है और सभी सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी 2 इलेक्ट्रोड। अब कहते हैं एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो जाइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोड एक्चुअली वो सतह होती है जिस पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, और इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक, जो अपनी सतह तो प्रोवाइड कराता ही है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के लिए, साथ साथ वह ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में भाग भी लेता है। ठीक, जैसे अभी जब हम डेनियल सेल पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे जिंक और कॉपर के जो इलेक्ट्रोड हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो केवल अपनी सतह प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में स्वयं भाग नहीं लेते हैं। जैसे प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो वह विलयन जिसमें आयन उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है और उसमें वैद्युत का जो प्रवाह होता है वो आयनों के माध्यम से होता है। जैसे NaCl का विलयन ले लीजिए आप, वो क्या है, एक वैद्युत अपघट्य है। ठीक बच्चों, ये चित्र आप सबने देखा है इस चैप्टर में प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं जब मैंने पढ़ाया था तो आप सबको इसके बारे में बताया था। आपको याद होगा कि हाँ क्या हो रहा है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि बेटा हमने जिंक की एक स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन नीला रंग का होता है। ठीक है, जब हम स्ट्रिप को रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन जो हैं यहाँ के इस सोल्यूशन के, वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं कॉपर सॉलिड बन करके इस जिंक की स्ट्रिप पर और जिंक जो होता है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस के रूप में कहा जाता है, सोल्यूशन में जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने जिंक की स्ट्रिप का एटॉमिक लेवल में हमने दिखाया है और मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव आयन के रूप में सोल्यूशन में जाता है और देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये यहीं छोड़ जाता है। ठीक, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी बच्चों पानी में नहीं जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, और सोल्यूशन के जो Cu2 पॉजिटिव आयन हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं, कॉपर सॉलिड के रूप में जिंक की स्ट्रिप पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में जिंक का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और क्या इस अभिक्रिया को कराने के लिए जिंक की स्ट्रिप को जब आपने कॉपर सल्फेट में डाला तो ये जो अभिक्रिया हुई उसको कराने के लिए क्या आपने कोई एक्स्ट्रा प्रयास किया है, कोई एफर्ट किया तो नहीं किया। आपने जैसे स्ट्रिप को डाला अभिक्रिया अपने आप हो गई। इसका मतलब कि ये अभिक्रिया कैसी है, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है। स्पॉन्टेनियस अभिक्रियाओं में बेटा क्या होता है, आप सबने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी ड्रॉप करेगी जब ये अभिक्रिया होगी। मान लीजिए अभिक्रिया से पहले गिब्स फ्री एनर्जी 500 है और अभिक्रिया के बाद गिब्स फ्री एनर्जी 300 बचती है।
तो ये जो 200 का लॉस हुआ वो कहाँ गया? क्या आप उसको बदल पाए यूजफुल वर्क डन में? क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है डेल्टा जी बराबर क्या होता है? यूजफुल वर्क डन। ठीक, तो क्या आप उसको यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट कर पाए? इस रिडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई, मान लीजिए वो हीट की फॉर्म में निकल गई होगी, तो क्या आप उसको किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए? तो आप ऐसा नहीं कर पाए। और क्या आपको लगता है आप इस सेटअप से कर पाएंगे? ठीक है, तो ये बेसिक थॉट था डेनियल सेल को बनाने का बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको डेनियल सेल पढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ जब हमने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में रखा, तो होता क्या है, देखिए जिंक जो होता है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन के रूप में सोल्यूशन में जाता है, और इलेक्ट्रॉन वो क्या छोड़ के जाता है? छड़ पर छोड़कर चला जाता है। तो इससे होता क्या है, इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो जब धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखते हैं तो एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिंक को कॉपर सल्फेट में नहीं रख दीजिएगा वरना तुम्हारी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो धातु की छड़ को उसी के विलयन में रखने पर इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। चलिए अब देखिए सेल को बनाने का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम किसी धातु को उसके लवण के विलयन में रख देते हैं, मान लीजिए ये वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, और इसमें जो धातु है वो M2 पॉजिटिव आयन के रूप में उपस्थित है। ठीक है, M2 पॉजिटिव एक्वस आयन के रूप में उपस्थित है। M1 पॉजिटिव भी हो सकता है, M3 पॉजिटिव भी हो सकता है, जो आप मानना चाहें, और धातु की छड़ ये M है हमारी। तो देखिए दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। धातु जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर M2 पॉजिटिव आयंस के रूप में सोल्यूशन में जाता है और छड़ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जिससे क्या हो रहा है, देखिए छड़ पर ऋणावेश आ रहा है, और क्योंकि सोल्यूशन में M2 पॉजिटिव आयन जा रहे हैं तो सोल्यूशन हमारा क्या हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। ठीक, दूसरी प्रोसेस ये हो सकती है कि देखिए M2 पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन में है वो क्या होते हैं? आकर धातु की छड़ पर जमा होते हैं, जिससे छड़ क्या हो रही है? धनात्मक चार्ज हो रही है। ठीक है, इसमें धनावेश आ रहा है, और सोल्यूशन में क्योंकि ऋणावेश ज्यादा बढ़ रहा है तो सोल्यूशन जो होता है ऋणावेशित हो जाता है। और किसी भी छड़ को जब हम सोल्यूशन में रखते हैं तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं होती हैं, पर छड़ पे जो रिजल्टेंट आवेश आता है वो इस बात का आता है कि कौन सी अभिक्रिया ज्यादा मात्रा में हो रही है। पहली वाली अभिक्रिया ज्यादा मात्रा में हो रही है, दूसरी वाली अभिक्रिया ज्यादा मात्रा में हो रही है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब हम जिंक की छड़ को, ठीक, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में रखे हैं, मान लीजिए ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ भरा हुआ है। ठीक, तो क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होके जा रहा है जिंक 2 पॉजिटिव आयन के रूप में। ठीक, सोल्यूशन में क्या हो रहा है? धनायन बढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है? जिंक की छड़ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो एक्चुअली रिएक्शन क्या हो रही है? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव आयन में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो क्या ये रिएक्शन जो हो रही है ये स्पॉन्टेनियसली चलती जाएगी, लगातार होएगी? तो नहीं, ये अभिक्रिया थोड़ी सी तो होती है, पर उसके बाद ये क्या होती है? रुक जाती है। क्यों रुक जाती है बच्चों? क्योंकि ये अभिक्रिया एक प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो रही है, और वो प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल है कि बच्चों कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, ये अपने आप नहीं हो सकते, और आप जानते हैं नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे से मिलकर रखना चाहते हैं। तो जब तक हम कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे इनके ऊपर, ये अपने आप अलग नहीं होंगे। तो ये जो रिएक्शन हुई ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये नहीं हो सकती अपने आप लगातार। तो अगर, और हमें सेल बनाने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन लगातार चाहिए थी, स्पॉन्टेनियस चाहिए थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करें, यहाँ पे जो सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई एनायन डाल दें। तो मान लीजिए हम सल्फेट एनायन डाल देते हैं। ठीक, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये जो छड़ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हम उन्हें किसी ऐसे सर्किट से कनेक्ट कर दें जहाँ ये इलेक्ट्रॉन चले जाएं।
ठीक, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये अभिक्रिया लगातार होती रहेगी। और यही बेसिक प्रिंसिपल है डेनियल सेल को बनाने का। तो चलिए पढ़ते हैं हम डेनियल सेल अब। तो देखिए डेनियल सेल में हम क्या करते हैं, जिंक की रॉड को क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं। क्या होता है हमें पता है, जिंक जो होता है वो जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस आयंस के रूप में सॉल्यूशन में जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ जाता है क्षण पर। ठीक है, यानी जिंक का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक 2 पॉजिटिव आयंस के रूप में सॉल्यूशन में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्षण ऋणात्मक चार्ज हो जाती है। ठीक है, क्षण पर ऋणावेश आ जाता है। और क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। ठीक है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक, और एनोड पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक। इस बात को ध्यान रखेंगे कि डेनियल सेल में जो एनोड होता है वो ऋणावेशित होता है। और ऋणावेशित क्यों होगा, क्योंकि क्षण पर ऋणात्मक आवेश आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जब हम इस सेल को एक दूसरे बीकर से जोड़ देते हैं जिसमें क्या है, देखिए कॉपर है, और कॉपर किस में रखा हुआ है, कॉपर की एक छड़ है, और कॉपर की छड़ किस में रखी हुई है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखी हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, वोल्टमीटर लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। और क्या होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Cu2 पॉजिटिव आयन जो हैं इस सॉल्यूशन में उपस्थित, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, कॉपर मेटल बना लेंगे। और वो कॉपर मेटल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक, और कैथोड हमारा क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं एक बल्ब लगा दूं तो क्या वो बल्ब जलता रहेगा, तो देखिए नहीं जलता रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो यहाँ आ रहा है, वापस तो आया ही नहीं। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार जब हम जोड़ेंगे तो क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है तो एक बार तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, लेकिन लगातार सर्किट कंप्लीट तो हुआ नहीं। तो अब सर्किट कंप्लीट करने के लिए क्या करें, तो आइए जानते हैं। हाँ, तो देखिए हम क्या करते हैं, सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक यू आकार की ट्यूब डाल देते हैं दोनों सॉल्यूशन में। और इसमें देखिए हमने क्या भरा है, सोडियम सल्फेट भरा है। सोडियम सल्फेट की जगह आप पोटेशियम नाइट्रेट भी भर सकते हैं, NaCl भी भर सकते हैं, और अमोनियम नाइट्रेट भी भर सकते हैं। ठीक, और इनमें से किसी भी एक लवण को ले लीजिए और उसको अगर अगर और जल के साथ हम क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है तो हम उसको यू आकार की ट्यूब में भर देते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो वो सोल्यूशन जेल के रूप में सेट हो जाता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉटन रुई लगा देते हैं और उसे हम क्या कर देते हैं, इन दोनों ही सोल्यूशंस में डाल देते हैं। ठीक, तो ये लवण सेतु कहलाता है। और लवण सेतु का कार्य क्या है कि लवण सेतु 2 अर्धसेलों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। अब सर्किट कंप्लीट हुआ, आधे सर्किट में जो वैद्युत का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हो रहा है और आधे सर्किट में आयन के माध्यम से हो रहा है। ठीक, दूसरा इसका काम है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए जब यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे तो इस लवण सेतु से सल्फेट आयन आके उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। यहाँ जब सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सोडियम आयन आकर उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे। फिर तीसरा फायदा क्या है कि लवण सेतु का प्रयोग से विलयन को बिना एक दूसरे में मिलाए हुए वैद्युत संपर्क प्रदान किया जा सकता है। ठीक, अब बेटा क्या है, लवण सेतु को बनाने की केवल एक शर्त है बेटा कि धनायन की गतिशीलता और ऋणायन की गतिशीलता, यानी दोनों की मोबिलिटी, कैटायन और एनायन जो हम यहाँ ले रहे हैं उनकी गतिशीलता, स्पीड ऑफ मतलब मूव करने की जो स्पीड है, चलने की जो स्पीड है, वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान बस आपको रखना होगा। तो चलिए थोड़ी सी समरी है डेनियल सेल की। तो डेनियल सेल को हम क्या कहते हैं, वोल्टी या गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। और यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो एक सतह रिडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसमें 2 अर्ध सेल को अलग अलग पात्र में रखकर लवण सेतु से जोड़ देते हैं। ठीक, डेनियल सेल में एनोड जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एनोड पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है, जबकि कैथोड धनात्मक
इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं और विद्युत ऊर्जा कैथोड से एनोड की तरफ आएगी। ठीक, तो ये देखिए, ये डेनियल सेल है, डेनियल सेल की संरचना है। और जो मैंने आपको पहली स्लाइड में ये बात बताई थी एक्टिव इलेक्ट्रोड वाली, तो देखिए डेनियल सेल में जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल को यूज करने के बाद देखिए जिंक की रॉड क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव आयन के रूप में कहाँ जा रहे हैं, सोल्यूशन में। और कॉपर के इलेक्ट्रोड में देखिए Cu2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि कॉपर की छड़ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कॉपर की छड़ सेल यूज करने के बाद मोटी हो जाती है। ठीक, अब इस सेल में अगर जिंक 2 पॉजिटिव आयन और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की सांद्रता 1 मोलर है बेटा, ठीक, तो अगर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हमें सेल का जो विभव है ये 1.1 वोल्ट प्राप्त होता है। ये सेल का विभव कैसे निकाला जाता है, सेल का संकेतन कैसे किया जाता है, अगली स्लाइड्स में हम यही सीखेंगे। ठीक, तो बच्चों 1953 में IUPAC ने सेल संकेतन लिखने के लिए निम्नलिखित प्रारूप की सिफारिश की थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं हाथ पे एनोड अर्ध सेल लिखेंगे, उसके बाद 2 ऊर्ध्वाधर लाइन बनाएंगे और ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती हैं वो साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु को निरूपित करती हैं। और उसके बाद हम कैथोड अर्ध सेल को लिखेंगे कि कैथोड अर्ध सेल में क्या हो रहा है। ठीक, और 2 अंतरा पृष्ठों को, जैसे एनोड अर्ध सेल है बेटा, और उसमें एनोड में देखिए जिंक रखा होता है सॉलिड फॉर्म में और सोल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस आयन होते हैं, यानी 2 इंटरफेस की बाउंड्री हुई, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, जिंक लिक्विड फॉर्म में भी है। ठीक है, तो जो जहां 2 इंटरफेस की बाउंड्री होती है, फेस चेंज होता है, उसको हम ऊर्ध्वाधर लाइन या सेमीकोलन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेल को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो देखिए एनोड में क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस आयंस में। ठीक, एनोड पे ये हो रहा है। उसके बाद हमने साल्ट ब्रिज लगाया और कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड में। ठीक, इस तरीके से हम सेल को लिखेंगे। सेल का विभव कैसे निकालते हैं बच्चों, तो देखिए डेनियल सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं, और इसे वोल्ट में नापते हैं बच्चों। ठीक, सेल विभव देखिए एक्चुअली क्या होता है, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोड विभव कौन सा होगा, अपचयन विभव, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का अंतर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का अंतर होगा। तो ई सेल बराबर होता है ई दायां माइनस ई बायां, और दाएं हाथ पे हम किसको रख रहे हैं, कैथोड को, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड। ठीक, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर हमें किसी सेल के एनोड और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो हम उस सेल का पोटेंशियल यानी सेल का विभव निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए डेनियल सेल के केस में देखिए बाएं एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बच्चों अगर हमें इन दोनों अर्ध सेलों का अपचयन विभव पता है तो हम सेल का विभव निकाल सकते हैं, पर क्या हम किसी अर्ध सेल का, मान लीजिए हम इसी अर्ध सेल का विभव निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो आइए जानते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अकेले अर्ध सेल का विभव नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, हम केवल 2 अर्ध सेलों के विभवों का अंतर निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि अकेले अगर आपके पास सिंगल हाफ सेल है, ठीक, हाफ सेल का आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, केवल आप 2 अर्ध सेलों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। ठीक, तब आप सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अर्ध सेल का विभव निकालने के लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। ठीक, और उसका विभव हमने मान लिया कि 0 है, 0 है, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है बेटा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, तो आइए जान लेते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में एक ये बीकर आपको दिख रहा है बेटा, और इसमें क्या हुआ है, एक अम्ल का सोल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, अम्ल का सोल्यूशन भरा हुआ है जिसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी है, 1 है। ठीक,
यहाँ पे एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा है जहाँ से हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करते हैं कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ आपको प्लेटिनम की पन्नी दिखाई दे रही है, प्लेटिनम की पतली पत्ती दिखाई देती है। यहीं पर क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करता है। ये केवल अपनी सतह देता है ऑक्सीकरण और अपचयन कराने के लिए। ठीक, तो ये एक अर्धसेल हमने मान लिया और इसका विभव हमने 0 मान लिया। तो इसके साथ हम किसी भी अर्धसेल को जोड़ देंगे तो जो सेल विभव हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, उसी अर्धसेल का, जिस अर्धसेल को हमने जोड़ा है उसी अर्धसेल का क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव है हो जाएगा। और मानक शब्द क्यों आया बेटा, इस बात को भी ध्यान रखिए। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा रही है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रवाहित की जा रही है। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो भी 1 मोलर है। जो कंडीशंस होंगी वो सारी स्टैंडर्ड होंगी, मानक होंगी। अगर टेम्परेचर भी होगा तो वो 298 केल्विन होगा या 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एज अ कैथोड भी बिहेव कर सकता है, एज अ एनोड भी बिहेव कर सकता है। ठीक, तो अगर हम इसके साथ कोई ऐसा अर्धसेल लगाते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ताकत, रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होने की यानी अपचयित होने की यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। ठीक, तो अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ये एनोड बन जाएगा। ठीक, एनोड बनेगा यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कैसे करेगा बेटा, यहाँ पर तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक, तो क्या करेगा बेटा, हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस भी तो प्रवाहित की है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एनोड की भांति व्यवहार कर लेगा। तब जब हम इसके साथ कोई ऐसा अर्धसेल जोड़ रहे हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज्यादा है। ठीक, अगर कोई हम ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, तब ये कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। और देखिए तब ये जो H+ आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ठीक, तो ये कैथोड और इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड दोनों की भांति व्यवहार कर लेता है। ठीक, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से कि कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। हम क्या करते हैं, एक अर्धसेल मान लीजिए हमने जिंक का अर्धसेल ले लिया, ठीक है, और यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है। ठीक, ले लिया। यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है और हाइड्रोजन गैस हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्लो कर रहे हैं इसमें। ठीक, हमने जिंक का अर्धसेल लगाया और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा वो हाइड्रोजन से कम होता है, तो जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, विद्युत धारा इधर चलेगी। वोल्टमीटर से जो हमें ई सेल प्राप्त होता है, ये देखिए ई सेल बराबर क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.76 और ई कैथोड तो हमने बेटा हाइड्रोजन का ही ई कैथोड है, हमारा कैथोड ये है, ये 0 हो गया। और ई जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक यानी जिंक का अपचयन विभव, और ये यहाँ सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है तो ये मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। तो देखिए जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक जो मानक अपचयन विभव है वो कितना आ जाएगा, -0.76। हाइड्रोजन का हमने 0 मान लिया है, यानी कि जिंक का जो अपचयन विभव है या मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो हाइड्रोजन से क्या है, कम है, इसलिए जिंक की प्रवृत्ति जो होगी वो ऑक्सीडाइज होने की होगी। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अगर हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल या जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी मान लीजिए वो धनात्मक में कोई वैल्यू आती है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का या उस अर्धसेल का हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसकी रिड्यूस होने की ताकत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है हमारा वो एनोड की भांति व्यवहार करेगा। ऐसे ही हमने विभिन्न अर्धसेलों को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर
विभिन्न तत्वों के क्या किए, मानक अपचयन विभव निकाले। और उन मानक अपचयन विभवों को हमने क्या किया, एक श्रेणी में लगाया, और उन श्रेणी में लगा के हमने एक श्रेणी प्राप्त की, और उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक, और इसमें हमने क्या किया है, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में लगाया है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ताकत, रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने की, यानी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तत्वों के रिड्यूस होने की, अपचयित होने की या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, यानी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। तो जो जितना नीचे है वो उतनी ही ज्यादा आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस हो रहा है तो अगले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो नीचे वाले तत्व हैं वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, और जो ऊपर वाले तत्व हैं, देखिए नीचे वाले रिड्यूस हो रहे हैं तो ऊपर वाले क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे उतनी ही आसानी से। तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो दूसरों को क्या करेंगे, अपचयित करेंगे। तो ऊपर वाले तत्व जो होते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एक एप्लीकेशन आपको मैं विस्थापन अभिक्रियाओं की फिजिबिलिटी चेक करने में कि कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं कि जो आज हमने पढ़ा उसे कितना सीखा है। तो ये एक गैल्वेनी सेल है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है। देखिए एनोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होता है गैल्वेनी सेल में, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ देखिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक 0 से जा रहा है +2 में, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड होगा वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड होगा। अच्छा, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो देखिए एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट होगा जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस आयन में, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और एट कैथोड, ठीक, एट कैथोड क्या होगा, देखिए 2 Ag पॉजिटिव एक्वस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, 2 Ag सॉलिड। ठीक, तो ये कैथोड पर रिडक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए निम्नलिखित में से किस सेल का प्रयोग करके आप कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक विभव निकाल सकते हैं। मानक या स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है बच्चों, उसमें सारी चीज 1 होनी चाहिए, हमने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे देखिए 0.1 बार पे हाइड्रोजन फ्लो कर रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 बार पे फ्लो हो रही है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, लेकिन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 2 मोलर है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे देखिए 1 बार 1 मोलर 1 मोलर, यहाँ सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हैं। तो इस सेल की सहायता से आप कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। यहाँ आपको निम्नलिखित में से दिए हुए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को इनकी बढ़ती अपचायक क्षमता में लगाना है। ठीक है, तो बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित गैल्वानी सेल का ई सेल निकालना है। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बच्चों आज हमने सीखा डेनियल सेल क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग, उसका निरूपण सीखा। हमने ये भी जाना कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। इसके अगले वाले व्याख्यान में हम अपचयोपचय अभिक्रियाओं पर आधारित अनुमापन का अध्ययन करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रसायन विज्ञान भाग 2 की पुस्तक से थोड़ा सा स्वाध्याय करें, जिससे अगला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आशा करती हूँ आज का यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।